हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। आलेखों से परिचय करेंगे। तो अब एक्सरसाइज 13.1 देखते हैं। 13.1 में क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। तो निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। पार्ट ए, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 PM पर टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून, 1 PM, 2 PM, 3 PM। और यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा है 34, 35, 36, 37, 38, 39। यहाँ पे 34 और 35, यहाँ पे 35, 36, 35 और 36 के मिड में क्या आएगा, 35.5 आएगा। तो अब देखते हैं 1, ये देखते हैं। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पर पेशेंट्स का टेम्परेचर क्या है। तो 1 PM कहाँ है ग्राफ में 1 PM यहाँ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ये कहाँ पे, यहाँ पे 36 और 37 के मिड में, 36 और 37 के बीच में। तो कितना होगा, 36.5। तो हम यहाँ पे एक आंसर लिख देंगे। कितना है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये एक आंसर हो गया। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पर पेशेंट्स का टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे 1 PM है, 1 PM पे ये है, ये कहाँ पर है, 36 और 37 के बीच में, 36 और 37 के बीच में 36.5 आएगा। तो ये 1 PM पे कितना होगा, 36.5। अब नेक्स्ट बी देखते हैं। व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो ये 38.5 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 38 कहाँ है, ये 38 और 39 के बीच में 38.5 आएगा। 38.5 किसका है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे टाइम कितना है, 12 नून। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नून। तो बी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 12 नून। When was the patient's temperature 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 डिग्री सेल्सियस 12 नून पर होगा। अब हम सी देखते हैं। सी क्या कह रहा है, the patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times। तो यहाँ पे बोला गया है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे। इस ग्राफ में देखेंगे, 2 टाइम देखने हैं जब टेम्परेचर सेम था। 9, 35 पॉइंट, 10 अलग है, 11 पे अलग, 12 पे अलग। यहाँ पे 1 PM और 2 PM, 1 PM 2 PM पर टेम्परेचर कैसा है, सेम। तो उससे सी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 1 PM एंड 2 PM। 1 PM और 2 PM पर टेम्परेचर क्या होगा, सेम। तो हम डी देखते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। डी में व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। तो 1:30 PM पर टेम्परेचर कितना होगा। तो ग्राफ से देखते हैं। 1 PM यहाँ पर और 2 PM, 1 PM और 2 PM के बीच में ही तो 1:30 PM आएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पर 1 PM पर टेम्परेचर 36.5 और 2 PM पर 36.5, यानी दोनों टाइम में टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ पर 1:30 PM पर भी टेम्परेचर 36.5 होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो गया डी वाले का। अब ई देखते हैं, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, ऊपर की तरफ दर्शाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में, तो 9 PM से 10 AM पर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये टाइम हो जाएगा 9 AM to 10, और 10 से 11 में भी ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो 10 to 11 हो जाएगा। अब 11 से 12 में तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 12 से 1 नीचे की तरफ है, और फिर यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे भी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM, 2 PM to 3 PM, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM, और 2 PM to 3 PM। इन 3 टाइम पर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ्स shows the yearly sales figures for a manufacturing company। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है, इस आलेख के द्वारा दर्शाई गई है। अब पार्ट ए में देखते हैं, व्हाट वर द सेल्स इन 2002 और 2006। 2002 में सेल्स कितनी थी और 2006 में सेल्स कितनी है, ये बताना है। तो यहाँ पे 2002, यहाँ पे तो ईयर्स है, यहाँ पे क्या है ईयर्स, और यहाँ पे क्या है सेल्स इन रुपीस, करोड़ में। तो 2002 में बतानी है, 2002 में कितनी है 4 करोड़, और 2006 में कितनी है 8 करोड़। तो इसके आंसर हो जाएंगे, 1 वाले का आंसर हो जाएगा 4 करोड़, और सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 2006 में कितनी है, 2006 में यहाँ पर 2006 में कितनी है 8, कितनी है 8, तो 8 करोड़। तो ये इसके आंसर हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 और 2005। 2003 और 2005 में कितनी सेल्स है, तो यहाँ पे 2003 में कितनी है 6 और 8 के बीच में 7, 2003 में कितनी है 7 करोड़, और 2005 में कितनी है 10 करोड़। 2003 में 7 करोड़, 2005 में 10 करोड़, तो क्या हो जाएगा 2003 में कितनी है 7 करोड़, 7 करोड़, और 2005 में कितनी है 10 करोड़। तो हम सी देखते हैं, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो यहाँ पर तीसरे सप्ताह वर्ष 2002 और 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर है। 2002 और 2006 की सेल्स में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 की सेल में डिफरेंस बताना है। तो 2002 में कितना है 4 करोड़, और 2006 में कितना है 8 करोड़। 2002 में कितना है 4 करोड़, 2006 में कितना है 8 करोड़। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 माइनस 4, 4 करोड़। डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 करोड़ माइनस 4 करोड़। 8 करोड़ है 2006 में और 2002 में 4 करोड़, इनका डिफरेंस यानी माइनस कितना आ जाएगा 4 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 करोड़। अब हम डी देखते हैं, इन विच ईयर
was there the greatest difference between the sales as compared to its previous years? तो प्रीवियस ईयर से इस प्रेजेंट ईयर में डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे 2002 है और यहाँ पे 2003 है। तो 2002 में 4 है, 2003 में कितना है 7। 4 और 7 का डिफरेंस कितना आया 3। यहाँ पे 3 डिफरेंस आया 3 करोड़ का। और यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 6। 7 और 6 में डिफरेंस कितना आया 1 करोड़। अब यहाँ पे 4 करोड़, यहाँ पे 2004 है और यहाँ पे 2005। 2004 और 2005 में डिफरेंस कितना है 6 और यहाँ पे 10। 6 और 10 में डिफरेंस है 4 करोड़। यहाँ पे 4 करोड़ का हाईएस्ट डिफरेंस यहाँ पे ये 4 करोड़ का। और यहाँ पे कितना है 2005 में 10 और यहाँ पे कितना है 8। 10 और 8 में डिफरेंस कितना है 2 PM, तो 2 करोड़। तो हाईएस्ट डिफरेंस कहाँ पे यहाँ पे 2004 से 2005 के बीच में। तो क्या हो जाएगा आंसर? टू 2005 में मैक्सिमम डिफरेंस है। ग्रेटेस्ट डिफरेंस 2005 में, लास्ट ईयर के कंपेयर में 2005 में ग्रेटेस्ट डिफरेंस है, हाईएस्ट डिफरेंस है। अब हम क्वेश्चन 3 देख सकते हैं। इसमें ग्राफ दिया हुआ है और इसमें कुछ सवाल भी दिए हुए हैं। एक ग्राफ है और ये इसके क्वेश्चन है जी तक, तो इनके आंसर्स बताएं। तो चलो देखते हैं एक एक से। ये तो ग्राफ है, यहाँ पे डबल बार ग्राफ है, डबल है। तो यहाँ पे वीक्स दिए गए हैं, स्टार्ट 1, 2 और 3। यहाँ पे हाइट है इन सेंटीमीटर में। प्लांट ए और प्लांट बी दोनों का ग्राफ दिया हुआ है। तो प्लांट ए कौन सा है डॉटेड लाइन और प्लांट बी कौन सा है डार्क लाइन। तो हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। प्लांट ए के बारे में बता रहा है 2 वीक्स के बाद में कितना आया और 3 वीक्स के बाद में कितना आया। 2 वीक्स कंप्लीट होने के बाद में हाइट कितनी होगी 6 और 8 के बीच में 7 सेंटीमीटर। और 3 वीक्स के लास्ट में कितनी होगी प्लांट ए की, यहाँ पे कितनी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितनी है 9, यहाँ पे कितनी है 9। 8 और 10 के बीच में 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितनी थी 6 और 8 के बीच में 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ हाई वॉज प्लांट बी। प्लांट बी के बारे में आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स। 2 वीक्स और 3 वीक्स के बाद में प्लांट बी की हाइट कितनी होगी 2 वीक्स। प्लांट बी कौन सा है डार्क लाइन। 2 के बाद में कितनी होगी 6 और 8 के बीच में 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे है ना तो 7 सेंटीमीटर। तो 1 वाले का पार्ट 1 में क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट थर्ड में क्या है, थर्ड वीक के लास्ट में कितनी होगी प्लांट बी की हाइट। प्लांट बी है ना डार्क लाइन, तो कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट सी देखते हैं हाउ मच डेड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की प्लांट ए की हाइट कितनी बढ़ी है। प्लांट ए यहाँ पे प्लांट सेकंड वीक यहाँ पे खत्म हो रहा है और थर्ड वीक यहाँ पे। सेकंड वीक और थर्ड वीक, सेकंड वीक में कितनी थी 6 और 7 थी। यहाँ पे कितनी थी 7 और यहाँ पे कितनी हो गई है 9। 7 और 9 के बीच में कितनी हाइट इंक्रीज हुई है, कितनी हाइट
कितनी ऊंचाई बढ़ी है, कितनी हाइट इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। तो यहाँ पे कितनी थी 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। तो कितनी बढ़ गई 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल में 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। प्लांट ए की। अब हम डी देखते हैं। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी है। सेकेंड वीक और थर्ड वीक के बीच में प्लांट बी की हाइट कितनी बढ़ी है, कितनी इंक्रीज हुई है। सेकेंड वीक का है यहाँ पे। तो प्लांट बी डार्क लाइन है। तो सेकेंड वीक के लास्ट में कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे थर्ड वीक है। थर्ड वीक के लास्ट में इंक्रीज, थर्ड वीक के लास्ट में प्लांट बी की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। हम ये देखते हैं। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। किस वीक में प्लांट ए की हाइट सबसे ज्यादा ग्रो हुई यानी बढ़ी। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे वीक वन के लास्ट में प्लांट ए कौन सा है डार्क डॉटेड लाइन में यहाँ पे जीरो से कितनी होगी 2। जीरो से कितनी होगी 2 और 2 से यहाँ तक सेकेंड वीक की लास्ट तक कितनी होगी यहाँ पे 2 है। 2 से कितनी होगी 7। तो कितनी इंक्रीज होगी 5 सेंटीमीटर। कितनी इंक्रीज होगी 5 सेंटीमीटर। तो यहीं पे सबसे ज्यादा ग्रो हुई है, सबसे ज्यादा बढ़ी है सेकेंड वीक के लास्ट तक। इतना इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड वीक सेकेंड वीक के दौरान सबसे प्लांट ए की हाइट सबसे ज्यादा बढ़ी है। अब एफ देखते हैं। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लिस्ट। तो किस वीक के दौरान में प्लांट बी की हाइट सबसे कम ग्रो हुई है, सबसे कम बढ़ी है। तो देख लेते हैं। प्लांट बी डार्क लाइन है। तो सबसे कम जीरो, यहाँ पे जीरो था। जीरो से कितनी इंक्रीज हुई है 1। यहाँ पे जीरो है, जीरो से 2 तक और 0 2 के बीच में 1। तो यहाँ पे कितनी होगी 1, सबसे कम 1 है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 1 से कहाँ पहुँच गए 7। तो 1 से 7 हो गई यानी 6 इंक्रीज हो गई। 6 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। यहाँ पे 7 है। 7 से कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई। तो सबसे कम यहीं पे हुई ना फर्स्ट वीक के लास्ट तक, फर्स्ट वीक के दौरान। तो एफ का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वीक में ही प्लांट भी सबसे कम ग्रो हुआ। लिस्ट सबसे कम ग्रो फर्स्ट वीक के दौरान हुआ। अब जी देखते हैं। वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। तो ग्राफ देख लेते हैं। तो दोनों पौधों की ऊंचाई यहाँ पे सेम है। यहाँ पे तो स्टार्ट है फर्स्ट वीक के लास्ट में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। और सेकेंड वीक के लास्ट में दोनों प्लांट की हाइट सेम है। कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वीक हो जाएगा ना। और यहाँ सेकेंड वीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक के लास्ट में सेकेंड वीक के लास्ट में
दोनों प्लांट्स की हाइट सेम होगी। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द टेम्परेचर फॉरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। एक वीक में ये ग्राफ है, एक वीक में फॉरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर को शो कर रहा है। यहाँ पे डॉटेड लाइन फॉरकास्ट टेम्परेचर को और डार्क लाइन एक्चुअल टेम्परेचर को शो कर रही है। यहाँ पे तो डेज दिए गए हैं वीक में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। यहाँ पे टेम्परेचर है 5 10 15 20 25 30 35। तो यहाँ पे मंडे को टेम्परेचर फॉरकास्ट टेम्परेचर कितना है 15 और एक्चुअल टेम्परेचर कितना है 15 और 20 के बीच में। 15 और 20 के बीच में कितना आएगा 17.5। 15 और 20 के बीच में 17.5 आएगा, तो यहाँ पे 17.5 होगा। और यहाँ पे ट्यूसडे में दोनों का सेम है कितना 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे वेनेसडे में फोरकास्ट टेम्परेचर 25 है और एक्चुअल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर थर्सडे में और एक्चुअल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है और फोरकास्ट टेम्परेचर यहाँ पे फोरकास्ट टेम्परेचर कितना होगा 20 और 25 के बीच में 22.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों का सेम है कितना 15 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे सैटरडे में फोरकास्ट टेम्परेचर कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे एक्चुअल टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस। संडे को दोनों का टेम्परेचर सेम है कितना है 35 डिग्री सेल्सियस और ये मैक्सिमम है और मिनिमम फोरकास्ट 15 डिग्री सेल्सियस है और एक्चुअल टेम्परेचर भी 15 डिग्री सेल्सियस है मिनिमम। तो हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। On which days was the forecast temperature the same as actual temperature? Forecast temperature actual temperature के एक सेम है, दोनों कैसे सेम, तो कौन कौन से दिन में सेम? यहाँ पे यानी ट्यूसडे को सेम है और सेम कहाँ है फ्राइडे को सेम है और संडे को सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे फ्राइडे और संडे। तो इसको हम सिर्फ लिख देंगे ट्यूसडे फ्राइडे एंड संडे। बी देखते हैं। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कितना होगा? मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर फोरकास्ट टेम्परेचर डॉटेड लाइन है तो मैक्सिमम यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 22.5 डिग्री सेल्सियस। सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे संडे को कितना 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। अब सी देखते हैं। व्हाट वाज द मैक्सिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? पूरे वीक में मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कितना है? एक्चुअल टेम्परेचर ये डार्क लाइन दिखा रहा है, तो डार्क लाइन में सबसे मिनिमम देखना है। तो यहाँ पे तो 17.5 है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे और इंक्रीज, यहाँ पे ना 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15। तो मिनिमम क्या हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम डी देखते हैं। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर? एक्चुअल टेम्परेचर फोरकास्ट टेम्परेचर से सबसे 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 मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है?
मतलब मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कम है, यहीं पे सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे कितना है, एक्चुअल टेम्परेचर यहाँ पे 15 है और फोरकास्ट टेम्परेचर कितना है 22.5। तो ये कौन सा थर्सडे, थर्सडे को सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस थर्सडे को आ रहा है, थर्सडे इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। यूज द टेबल्स वैल्यू टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। द नंबर ऑफ डेज a hillside city received snow in different years. विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या बताई गई है। तो 2003 में 8 डेज ऐसे थे जब बर्फ गिरी, 2004 में 10 डेज, 2005 में 5 डेज और 2006 में 12 डेज हैं। तो इस टेबल का यूज़ करके हमें ग्राफ बनाना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ग्राफ बना लिया है। यहाँ पे तो हमने ईयर्स ले लिए 2003, 2004, 2005 और 2006। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब 2003 में कितने डेज ऐसे हैं जब स्नो हुई है। 2003 में 8 डेज। तो 2003 में 8, तो 8 का है यहाँ पे, तो यहाँ पे टिक पॉइंट लगा लेंगे। और 2004 में कितनी है 10 डेज। तो 2004 का है ये रहा। तो 2004 में कितने हैं 10 डेज, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। अब 2005 में कितने डेज हैं 5। 2005 में कितने हैं 5 डेज। और यहाँ पे 2006 में कितने डेज हैं 12। तो 2006 में कितने हैं 12। अब हम इन्हें मिला देंगे। तो कैसे मिलाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2003 और 2004 को मिलाएंगे। 2003 2004 मिलेगा। अब 2004 से 2005 को मिलाएंगे। 2004 और 2005 को मिलाएंगे। अब 2005 से 2006 यानी ऐसे मिलाएंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। पॉपुलेशन in thousands of men and women in a village in different years। तो विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या दी गई है। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। इनमें नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन दिए हुए हैं। 12 है, 12.5, 13, 13.2, 13.5, 11.3, 11.9, 13, 13.6, 12.8। अब हम इस टेबल का यूज करके ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया। यहाँ पे ईयर्स लिख लिए हैं 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। और यहाँ पे नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 14 तक लिख लिए हैं। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मैन को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। नंबर 2003 में मैन कितने हैं 12। तो 2003 में मैन कितने होंगे 12। तो यहाँ पर 12 पे पॉइंट लगा देंगे। अब 2004 में मैन कितने हैं 12.5। 2004 में मैन कितने हैं 12.5। यहाँ पे 2005 में नंबर ऑफ मैन कितने हैं 13। तो यहाँ पे 2005 में
कि यहाँ पे 2005 में कितने लिखेंगे, 2005 में 13, तो 13 यहाँ पे हो जाएगा, 13 यहाँ पे हो जाएगा। अब 2006, अब 2006 में कितने हैं, 13.2, तो 2006 कहाँ है, 2006 में देखेंगे 13 ये हो गया 13, अब 13 से 2 लाइन ऊपर है, 13.6 यहाँ पे हो जाएगा। अब 2007 में कितना, 13.5, तो 13.5 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2007 में, वो हम मिला देंगे। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन थी, यहाँ पे डॉटेड नहीं हो पाया, डार्क हो गई, तो ये नंबर ऑफ मैन है, ये किसका हो गया, मैन, ये मैन का ग्राफ हो गया। अब हम वुमेन का देखते हैं, वुमेन नंबर ऑफ कितने हैं, 11.3, तो 11.3 पे देखते हैं, 11.3, 11.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3 यहाँ पे हो गया। और अब 2004 में 11.9, तो 2004 में 11.9 कहाँ पे होगा, 11.9 यहाँ पे होगा। इलेवन पॉइंट नाइन यहाँ पे होगा। और अब हम 2005 में देखते हैं 13 है, तो 2005 में कितना होगा, 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो गया, 13 भी हो गया। अब 2006 में 13.6 हो गया, 2006 में 13.6 हो गया 5, तो यहाँ पे 13.6 हो जाएगा। 2007 में 12.22 हो जाएगा, 12.8, 12.8, तो 12.8 यहाँ पे हो जाएगा, 12.8। अब हम इस ग्राफ को मिला देंगे, तो यहाँ पे डार्क लाइन थी अनडॉटेड लाइन, तो यहाँ पे 2003 और 2004 को मिलाया, अब यहाँ पे 2004 और 2005 को मिलाएंगे, अब 2005 और 2006 को मिलाएंगे, अब 2006 और 2006 और 2007 को मिलाएंगे, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा वुमेन, तो ये मैन और वुमेन का ग्राफ बन जाएगा। 2003 में वुमेन कितनी है, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम ए टाउन टू ए नेबरिंग suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by the following graph. एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। अब ए में देखते हैं, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस।
एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है? तो पैमाना बताना है। तो यहाँ पे 00 से 246 ऐसे लिया गया है। यहाँ पे 8 AM to 9 PM। तो 1 यूनिट के लिए 4 आवर्स। यहाँ पे 8 और 9 के बीच में कितनी यूनिट है? 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स 1 आवर के इक्वल में 4 यूनिट्स 1 आवर। हम बी देखते हैं। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल? तो उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया? पूरी यात्रा के लिए तो 8 AM से स्टार्ट की और यहाँ पे समाप्त की। तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? यहाँ पे 11 और 12 के जस्ट बीचों बीच है ना। 11 यहाँ पे 12 यहाँ पे 11 और 12 के जस्ट बीच में। तो क्या हो जाएगा? 11:30। 8 AM to 11:30 कितना टाइम हो गया? 3.5 आवर्स यानी 3.5 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब सी देखते हैं। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन? व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है? तो दूरी बतानी है। तो 8 AM से स्टार्ट किया 11:30 तक गया। तो कितनी दूरी तक चला? 22 किलोमीटर तक चला। कितना चला? 22 किलोमीटर तक गया। यहाँ पर डिस्टेंस दिखाई गई है इन किलोमीटर में। तो 22 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 22 किलोमीटर। अब डी देखते हैं। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे? क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? विवरण दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं 8 AM to 9 AM लगा चला है, रुका। और 9 AM to 10 AM यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है, डिस्टेंस इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे 10 AM to 11 AM यहाँ पे डिस्टेंस 10 AM पर डिस्टेंस 16 किलोमीटर थी। और 11 यहाँ पे 10:30 AM पर भी डिस्टेंस 16 किलोमीटर थी। तो यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के से पता चल रहा है कि डाकिया रास्ते में रुका। तो इसका लिखेंगे यस दिस इज indicated by the horizontal part of the graph 10 AM to 10:30 AM। इस टाइम पर वो रुका है। अब ये देखते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट? तो किस समय में उसकी चाल सबसे अधिक थी? सबसे ज्यादा इंक्रीज स्पीड कितनी है? 8 AM से 9 AM में कितना? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे ज्यादा कितनी यहीं पे होगी? बिटवीन 8 AM एंड 9 AM। 8 AM और 9 AM के बीच में उसकी फास्टेस्ट स्पीड रहेगी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज? जस्टिफाई और आंसर। यहाँ पे टाइम टेम्परेचर ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, ये बताना। तो क्वेश्चन 1 में देखते हैं, पार्ट 1 में देखते हैं। यहाँ पे ये टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पे ग्राफ से पता चल रहा है कि ग्राफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ में भी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम और टेम्परेचर दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है।
तो ये कैसा, ये पॉसिबल है, ये सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये टेम्परेचर और यहाँ पे ये टाइम है। तो यहाँ पे टेम्परेचर लगातार डिक्रीज हो रहा है और साथ में टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो टाइम में भी डिफरेंस, टाइम में भी चेंज हो रहा है और टाइम में भी चेंज हो रहा है, पर टेम्परेचर में भी, टाइम और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे हैं समय के साथ में, टाइम के साथ में। टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो इंक्रीज ही होता रहता है, टाइम तो नहीं रुक सकता। टेम्परेचर टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। तो हम इस थर्ड को देखते हैं। यहाँ पे टाइम और यहाँ पे टेम्परेचर। टाइम तो यहाँ पे फिक्स है, टाइम यहाँ पे फिक्स है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लगातार, लेकिन टाइम रुकता नहीं है। टेम्परेचर तो यहाँ पे टाइम नहीं रुक रहा है, यहाँ पे टाइम तो फिक्स हो गया, टेम्परेचर ही इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो फिक्स है। टेम्परेचर के साथ में टाइम में भी चेंज होना चाहिए, चाहे तो डिक्रीज होना चाहिए चाहे इंक्रीज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर तो यहाँ पे फिक्स हो गया, लेकिन टाइम लगातार बढ़ रहा है। टाइम कैसा हो रहा है? टाइम आगे बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर तो फिक्स है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। तो ये भी सही है, वन सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है, और थर्ड ग्राफ गलत है, ये पॉसिबल नहीं है।